हेलो क्लास 10, कैसे हमारे सारे बच्चे। गुड इवनिंग बच्चा पार्टी, कैसे सब लोग, फटाफट से आ जाइए क्लास के अंदर। गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग। हाँ जी, तो देखो आज का लेक्चर में हम ज्यादा बातें नहीं करने वाले, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, आपको बता दूं मैं रक्षाबंधन पे घर जा रही हूँ, तो आपके लिए प्री रिकॉर्ड क्लास है। तो आई होप कि इस क्लास को आप लोग बिल्कुल बिना डिस्ट्रैक्ट हुए देखोगे, एंड क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपको ध्यान से सतर्क रहना है। कम से कम बेटा 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव इसी एक लेक्चर से आ सकते हैं, तो आपको तैयार रहना है, ठीक है? प्रॉमिस? पक्का पढ़ोगे अच्छे से? चलो आगे बढ़े। अरे बोलो जी, यस मैम और नो मैम। तो अगर आप लोग बोलते हैं तो फिर इसी बात पे आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से, बाकी बच्चों का वेट तो नहीं कर पाएंगे। जो बच्चे नहीं देख पा रहे बेटा, बाद में जरूर क्लासेस देख लिया कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी लेक्चर्स चल रहे हैं, ठीक है? तो हम बात कर रहे हैं धातु और धातु की। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने सभी प्रकार की रिएक्शन अभिक्रियाएं देख ली थी, यस और नो फटाफट से बताइए। आज का जो मेन रिएक्शन है वो है धातु और अधातु आपस में कैसे रिएक्शन करते हैं। तो बच्चों अगर आप लोगों को धातुओं के बारे में पता है तो एक बहुत ही प्यारा सा फंडामेंटल आपको रूल बताती हूँ कि हमारे पास में धातु एक ऐसी होती है यार, ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। हमेशा याद रखना, धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। जब भी यह किसी से बंध बनाएगी तो यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, जबकि जो हमारी अधातुएं होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती है। दोनों में एक रिलेशन है। देखो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली और आपके पास में इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाली, तो जब भी धातु और धातु आपस में संयोग करते हैं, मिलते हैं, तो हमेशा क्या होगा, एक प्रकार का बंध का निर्माण होता है, और वो होता है आयनिक बंध। तो धातु और धातु मिल करके आयनिक यौगिक बनाते हैं। तो याद रखिएगा बच्चे, आपके पास में धातु और अधातु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाएंगे आयनिक यौगिक। तो फिर मैम ये आयनिक यौगिक क्या होता है? आपने बोला मैम आयनिक यौगिक बनाते हैं, तो ये आयनिक यौगिक क्या होते हैं? तो बेटा आयनिक यौगिक बहुत सिंपल सी चीज है, आयन से मिलकर बनने वाले। आयनिक यौगिक मतलब कि आयन से मिलकर बनने वाले। आयन क्या होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन को त्याग करके परमाणु तत्व बनाते हैं। रिमेंबर, सबसे पहला लेक्चर बेटा, जब ये चैप्टर शुरू किया था, उसके पहले मैंने एक छोटा सा सेशन लिया था, जहां पे मैंने आपको आयन, बहुपरमाणविक आयन, परमाणु, अणु, संरचना, इलेक्ट्रॉन सब समझाया था, कक्षा समझाई थी, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर आपको वो याद है और अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है, तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि एक बार जाकर फटाफट से वो लेक्चर जरूर देखने का। तो हम लोग बात कर रहे हैं आयनिक यौगिक की। तो अब ये बच्चा आयनिक यौगिक क्या होता है, इस पे चर्चा करने के पहले हम थोड़ा सा आवर्त सारणी पे नजरें घुमा लेते हैं। तो आवर्त सारणी आप सभी बच्चे लोगों ने देखी हुई है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि आवर्त सारणी में 3 भाग होते हैं। एक होता है बेटा जिसमें धातुएं होती, जहां पर लिखा हुआ है मेटल्स, इसका मतलब क्या होता है, धातुएं। जहां पर बच्चा आप लोगों को नॉन मेटल दिखाई पड़ रहा है, वो सारी की सारी क्या है, अधातुएं, जो कि पीले रंग से प्रदर्शित है। तो आप देख सकते हो कि कितनी सारी धातुएं हैं और कितनी सी अधातुएं हैं, और इनसे मिलकर बेटा क्या बनते हैं, कुछ यौगिक बनते हैं, और नाम होता है उनका आयनिक यौगिक। तो आयनिक यौगिक क्या है, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। तो आयनिक यौगिक बेसिकली हम कह सकते हैं कि जब धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जब भी कोई 2 या 2 से अधिक परमाणु या तत्व है ना, जब भी 2 या 2 से अधिक तत्व के परमाणु इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से यौगिक का निर्माण करते हैं। इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार के यौगिक को
क्या कहते हैं हम लोग, इस प्रकार के यौगिक को हम लोग आयनिक यौगिक कहते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन ये आता है कि आयनिक यौगिक को हमको इतना जोर डाल के क्यों समझना है, चलिए इस पर थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। तो बच्चों मैं आपको बता रही हूँ कि आयनिक यौगिक में हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन या तो जाएगा या तो कोई लेगा। तो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से यहाँ पे सच में परमाणु से इलेक्ट्रॉन त्याग लेता है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपना जो कक्षा है उसको छोड़ करके दूसरे परमाणु के पास चला जाता है, धोखेबाज इलेक्ट्रॉन। तो ये इस सिचुएशन में आपके पास में जब भी इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके या इलेक्ट्रॉन जब त्यागता है या कोई ग्रहण करता है और इस प्रकार से दो पदार्थ मिलते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं आयनिक यौगिक। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि धातु और धातु मिलकर आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। चलिए उदाहरण समझते बच्चा, उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मुझे बताइए सोडियम परमाणु क्या है। सोडियम परमाणु एक प्रकार से धातु कहलाती है ना। क्लोरीन परमाणु क्या होता है बेटा, क्लोरीन का परमाणु बेसिकली एक प्रकार की अधातु होती है। आप सभी जानते हो कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, जबकि हम सभी जानते हैं कि क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का या एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। ये दाता कहलाते हैं बच्चा, ये ग्राही कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो ग्राही, जो दान करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, दाता कहते हैं, देने वाले। तो भाई आपके पास में सोडियम धातु क्या है, दाता है। क्लोरीन अधातु ग्राही होता है। एक दाता जो कि दान करता है ना, हम लोग भी बोलते हैं यार वो तो बड़ा ही दानी पुनी इंसान है, दान करते रहता है, दाता है वो। तो दाता मतलब कि क्या, जो किसी को देता है। तो भाई कौन दे रहा है, धातु, इलेक्ट्रॉन देती है किसको, अधातु को। तो जब सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलते हैं तो सोडियम और क्लोरीन आपस में मिल करके बच्चा बनाते हैं NaCl। ये आपसे छुपा हुआ नहीं है, इसे हम लोग कहते हैं नमक। एम आई राइट। तो जब भी कोई धातु अधातु आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो वो क्या करते हैं, आयनिक बंधों का निर्माण करते हैं। तो बेटा जब भी कोई इलेक्ट्रॉन त्याग करके बंध बनाता है या यौगिक का निर्माण करता है तो उसके मध्य बनने वाले जो रिलेशन होता है, जो बंध होता है, उसे आयनिक बंध कहते हैं। बरोबर। चलिए अब थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं इसको, तो फटाफट से समझ लेते हैं इसको क्या लिखा हुआ है। अब तो अब बात करते हैं बेटा धातु और अधातु परस्पर अभिक्रिया करके मुख्यतः क्या बनाते हैं, आयनिक यौगिक बनाते हैं। अधातु और अधातु परस्पर अभिक्रिया करके सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं और धातुएं परस्पर रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं करती। तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं इसके। ये तीनों इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा आपको केमिस्ट्री में लाइफ टाइम याद रखना पड़ेगा। केमिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा लाइफ टाइम रिमेंबरिंग पॉइंट्स होते हैं कि धातु अधातु मिलेंगे तो आयनिक यौगिक, अधातु अधातु फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन क्लोरीन के साथ मिलती है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलती है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलता है। तो आप देखो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ बनता है Cl2। तो क्लोरीन गैस NH3 क्या होता है बेटा, एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ में क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और सेम बात बोल रही हूँ CH4 की। CH4 में कार्बन इस तरीके से बेटा 4 हाइड्रोजन के साथ में बनता है। तो यहाँ पे इनके मध्य में जो बनने वाले बंध होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध कहते हैं या सहसंयोजी बंध के नाम से इन्हें हम जानते हैं। सहसंयोजी आबंध को हम लोग चैप्टर नंबर 4 में यानी कि अध्याय 4 में पढ़ेंगे। तो अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि सहसंयोजी बंध क्या होते हैं तो बेटा इतना बस याद रख लो कि इलेक्ट्रॉन को इसमें आदान प्रदान नहीं करते, इलेक्ट्रॉन बस साझा होता है, शेयर करते हैं। दो परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं बस। ठीक है, जैसे कि आप लोग लंच बॉक्स टिफिन बॉक्स शेयर करते हो ना, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी दो परमाणु शेयर करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम सहसंयोजक बंध बोलते हैं और इनसे बनने वाले यौगिक को सहसंयोजक यौगिक। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, आपका अमोनिया, आपका मीथेन इत्यादि बहुत सारे होते हैं ऐसे। तो इनको हम अध्याय 4 में पढ़ेंगे, इसलिए अपना भेजे का जो भाजी पाला है मत करना। तो हमको करना क्या है, हमको समझना है आयनिक बंध, दैट्स इट। इससे ज्यादा एक्स्ट्रा कोई भी दिमाग मत लगाइएगा। ठीक है, तो ये लॉजिक क्लियर हुआ। अब हम समझेंगे कि आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास में कि हमने समझा कि इलेक्ट्रॉन त्यागता है कोई परमाणु और कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो उन दोनों से मिलकर बना यौगिक आयनिक यौगिक कहलाता है। नाउ
नाउ एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोग पढ़ना कि धातु धातु कभी रिएक्शन नहीं करेंगी, मतलब कि Na प्लस Na या फिर Na प्लस के, ऐसा कुछ नहीं होता। ये धातुएं कभी भी आपस में रिएक्शन नहीं करती, ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आयनिक यौगिक के बारे में डिटेल में। तो भाई आयनिक यौगिक में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेटा कि हम इसको ऐसे भी समझते हैं कि आयनिक यौगिक किससे बनता है, आयनों से बनता है। ये एक चीज और नोट पॉइंट है कि आयनिक यौगिक आयनों से प्राप्त होते हैं। ओके, आयनिक यौगिक किससे बनता है, आयनों से प्राप्त होता है, आयनों से बनता है। तो फॉर एग्जाम्पल, चलिए अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं कि फॉर कैसे ये आयनिक यौगिक आयनों से बनेगा। चलिए इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो अगर मैं आपसे बोल रही हूँ इस बारे में, तो यार एक चीज दिमाग में रखना कि ये जो आयन है इनको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आयन क्या होते हैं, चलिए इस पे बात करते हैं। तो आयन मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि आयन जैसे कि धातु है, जैसे कि धातु फॉर एग्जाम्पल हम कोई ऐसी धातु लेते हैं जो आपको पसंद है, आप जानते हो, तो हम लेते हैं धातु मैग्नीशियम, मैग्नीशियम यानी कि Mg, मैग्नीशियम यानी कि Mg। तो चलिए फटाफट से बताइए मैग्नीशियम के परमाणु क्रमांक कितना होता है, ये होता है 12। सोडियम के बाद मैग्नीशियम का होता है, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है जी, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 12, ठीक है। मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12, तो भाई जितना परमाणु क्रमांक उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो परमाणु क्रमांक 12 है तो कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे इसके पास में, 12 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे एंड 12 ही प्रोटॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम परमाणु होता है। तो जब मैग्नीशियम परमाणु को आप परमाणु संरचना के रूप में बनाओगे तो इसकी परमाणु संरचना कैसे बनेगी, तो मैग्नीशियम की परमाणु संरचना देखते हैं हम लोग, तो कैसी होगी जी मैग्नीशियम की परमाणु संरचना। तो मैग्नीशियम परमाणु 12 प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं बेटा, नाभिक के अंदर, इसमें किसी को कोई शक नहीं। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, फटाफट बोलो। तो किसी भी परमाणु की पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, न्यूनतम 0 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 2 और न्यूनतम 0 आ सकते हैं, मतलब कि कम से कम 0 और ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो मैग्नीशियम के पास में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है। इन 12 इलेक्ट्रॉनों को हमें अलग अलग कक्षा में भरना है, ठीक है। तो ये 12 इलेक्ट्रॉन है, इनको हम अलग अलग कक्षा में भरने की कोशिश करेंगे। तो अब आपके पास में पहली कक्षा, जिसको आप बोलते हो प्रथम कक्षा यानी कि के, तो के के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो हमको बोहर के परमाणु के मॉडल से पता है कि किसी भी परमाणु के अंदर, ये नोट पॉइंट है, किसी भी परमाणु की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा, 2n² के हिसाब से क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसके हिसाब से हम 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ये बात याद आई किसी को? सबसे पहला चैप्टर शुरू करने के पहले, लेक्चर शुरू करने के पहले मैंने आपको समझाया था, नहीं देखा जाके बेटा इस धातु अधातु का सबसे पहला वाला पार्ट देखना। तो हमने क्या बोला, कक्षा के अंदर 2n² के हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब बात करते हैं 2, 8, 18, 32, मतलब कि अगर आप देखें तो किसी भी परमाणु की पहली कक्षा को छोड़कर, यानी कि ये जो पहली कक्षा है इसको छोड़ करके बाकी कक्षा में अधिकतम 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बेटा, और न्यूनतम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मतलब कि किसी भी अंतिम कक्षा के अंदर अगर बड़ी कक्षाएं है, जैसे कि दूसरी, तीसरी, चौथी, मतलब पहली कक्षा को छोड़ करके पहली में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बट इसके अलावा अगर कहीं पर 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो न्यूनतम 8 होने चाहिए, अदरवाइज परमाणु अनस्टेबल होता है, ऐसा बोलते हैं। तो इसके हिसाब से पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन आए। अब हमारे पास में दूसरी कक्षा, तो दूसरी कक्षा कौन सी होगी, ये। तो भाई 12 में से कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो दूसरी कक्षा में, तो 12 में से दूसरी कक्षा में हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन बचे वाले कहां पर जाएंगे, बाहर आएंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उल्टा सीधा भरना चालू कर देते, कुछ बच्चे ऐसे भरेंगे, जैसे 12 लिखेंगे बीच में प्लस, यहाँ पे लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, पता नहीं कैसे उनका गणित चलता है, फिर आखिरी वाले में 8 भर देते हैं। तो ये गड़बड़ मत करना,
गड़बड़ मत करना। आखिरी वाले में बेटा देखो हमको क्या करना है, हमारे पास में जितने इलेक्ट्रॉन है उतना ही भरेंगे हम। और रूल भाई रूल होता है, तो केमिस्ट्री का रूल बोलता है पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 18, चौथी में 32, ये रूल कहता है। लेकिन अगर मान लो कि किसी भी परमाणु के पास में इतने सारे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, ऑब्वियस सी बात है हर किसी परमाणु के पास में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या? नहीं होते। आपको पता है हाइड्रोजन के पास में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, आपके लिथियम के पास में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो हर किसी के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। तो पूरी तरीके से यानी कि पूर्ण रूप से कक्षा को भरा जा सकता है क्या? कक्षा को पूर्ण तरीके से नहीं भर सकते। तो जो जिसके पास में जितना है उतना ही भरेंगे। अगर आपके पास में 3 बर्तन है जिसमें पहले बर्तन में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो मुझे एक बात बताओ, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे और न्यूनतम कितने? या तो डब्बा खाली रहेगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे। दूसरे डब्बे में न्यूनतम बेटा खाली रख सकते हो और अधिकतम उस डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। जो आखिरी कक्षा है, आखिरी कक्षा या उसके बाद वाली कक्षा में अधिकतम कितने भर सकते हो? 18 इलेक्ट्रॉन। अधिकतम कितने भर सकते हो? 18। और बचे कुछ इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ सकते हैं। मतलब बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि अगर आपके पास में डब्बा है तो डब्बे के अंदर आप लिमिट में भरोगे। अगर वो 2 लीटर का डब्बा है, मतलब मान लो मैंने बोला आपके पास में कि यार पहली कक्षा 2 इलेक्ट्रॉनों की है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों की जगह है तो उसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, तीसरी कक्षा में अगर बेटा जगह 18 इलेक्ट्रॉनों की है तो उसमें 18 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। इससे कम ज्यादा कैसे डिसाइड करते हैं? तो कम और ज्यादा डिसाइड करने के लिए बहुत सिंपल सा रूल है। फिर से समझो कि मैंने बोला कि मेरे पास में मैग्नीशियम पे 12 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो भाई 12 इलेक्ट्रॉन थे तो पहले वाले को कक्षा को पहले पूरा भरूंगे। आपके पास में अलग अलग डब्बे हैं, छोटा बड़ा मीडियम, है ना, छोटा मीडियम बड़ा लार्ज लार्ज ऐसे डब्बे हैं। तो पहले छोटा डब्बा भरोगे, फिर बड़ा डब्बा भरोगे। कब तक भरोगे? जब तक ये पूरा फुल नहीं हो जाता। और जब तक ये फुल नहीं होता हम अगली कक्षा पे कूदेंगे क्या? नहीं। जब तक कि इसमें हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन नहीं भर देते हम अगली कक्षा पे नहीं कूदेंगे। और जब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन बच गए तो टोटल कितने हो गए बेटा? टोटल हो गए हमारे पास में 10 इलेक्ट्रॉन, जो कि हमने पहली और दूसरी कक्षा में क्रमशः डाल दिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप पहली और दूसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन टोटल करो तो अभी सिर्फ 10 ही इलेक्ट्रॉन भरे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी शेष है बच्चा, जो कि कहाँ रहेंगे? जो कि अब अंतिम कक्षा में घूम रहे होंगे। जो कि आप देख सकते हो बेटा यहाँ पर हमारे पास में अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन शेष है जो कि अंतिम कक्षा में घूमेंगे। तो हमारे बोहर के परमाणु नियम के अनुसार न्यूनतम हम कुछ भी भर सकते हैं, पर अधिकतम कितने हो गए? 18, 8, 32। ठीक है। अब लॉजिक ये कहता है, इसके बाद हमारे पास में बोहर ने एक रूल और दिया था कि अगर मान लीजिए कि अंतिम कक्षा में 18, 8, 32 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसे हम अस्थायी परमाणु कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या अंतिम कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन भरे हैं क्या? नहीं। तो न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 8। याद रखना, जो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कक्षा है इसमें आप मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। बट होता क्या है एक्चुअल में आप लोगों के पास में किसी भी कक्षा को स्थायी रखने के लिए जो अंतिम कक्षा है अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो परमाणु अंतिम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है उसको बैलेंस करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है या तो वो ग्रहण कर लेता है। तो मैग्नीशियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्षा में? 2 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम की अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसको जरूरत कितनों की है कक्षा पूरी करने के लिए? 6 और इलेक्ट्रॉन की। मैग्नीशियम स्टेबल होना चाहता है, मैग्नीशियम चाहता है कि उसका जो एटम है वो स्टेबल हो जाए, तो वो चाहता है कि अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आए बेटा? इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन आए, लेकिन जगह खाली है। लेकिन आप खुद देख रहे हो इसमें इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है। कितने इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है? 1, 2, 3 इधर मान लीजिए, तो 3 इधर खाली है जगह और 3 इधर खाली है जगह। तो कितनी खाली है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉनों की जगह खाली है। अब मुझे एक बात, बहुत लॉजिक बात बताना मुझे कि मैग्नीशियम का परमाणु के अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इसके लिए क्या आसान है? इन 6 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना या 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करना। चलो बताओ, बहुत लॉजिकल चीज है। आपके पास में आपको 6 चीजें घर में लेकर आनी है या 2 चीजें घर के बाहर लेकर जानी है। आपके पास 2 चॉइस है, तो आप किसको प्रेफर करोगे?
ऑब्वियसली बात है 6 के 6 परमाणुओं को या 6 के 6 इलेक्ट्रॉनों को आप लेकर नहीं आ सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 इलेक्ट्रॉनों को धक्के मार के बाहर निकाल देना। तो बेसिकली मैग्नीशियम का परमाणु क्या करता है, मैग्नीशियम का परमाणु अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, मैग्नीशियम का परमाणु अपने आप को स्टेबल यानी कि स्थायी बनाने के लिए क्या करेगा कि यह 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है बच्चा, तो मैग्नीशियम बन जाता है Mg2+। याद आया, मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है, 2+ या +2। तो ये आपके पास में कैसा परमाणु है बेटा, देखो ये परमाणु है जिसके पास में 12 प्रोटॉन है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी को शक? पहली कक्षा, एक काम करते हैं पहले कक्षा बना लेते हैं, पहली कक्षा ये हो गई हमारे पास में दूसरी कक्षा, और ये हमारे पास में हो गई तीसरी कक्षा। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी में 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन है। और अब इसने चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करने के कारण इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, तो इसके पास में बच्चा अब जो मैग्नीशियम Mg2+ है उसके पास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रह गई, 10 इलेक्ट्रॉन है, जबकि 12 प्रोटॉन है। देखो फर्क देखो, मैग्नीशियम आयन है, इसे हम लोग कहते हैं बेटा आयन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं आयन। तो ये बन गया आपके पास में मैग्नीशियम आयन। तो हुआ क्या, हुआ ये कि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Mg2+ बनाया, इसके पास में अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, सिर्फ और सिर्फ 10। आप गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही इलेक्ट्रॉन है। और अंतिम कक्षा में पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, जो कि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा उसने क्या कर दिए, त्याग कर दिए, छोड़ दिए, बाहर निकाल दिए। तो अब इसके पास में कुछ बचा क्या, नहीं बचा, इसके पास में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। अब अतः हमारे पास में क्या बन गया, ये, इसे हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम आयन। ओके, तो ये क्या है, मैग्नीशियम का आयन कहलाता है। तो इसी प्रकार से बच्चा मैग्नीशियम हम लोगों ने देखा, तो मैग्नीशियम एक धातु थी। तो हमने क्या देखा, धातुएं क्या करती, सामान्यतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सामान्यतः धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धन आयन बनाती है। बरोबर, ये चीज समझ में आई कि सामान्यतः धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाती है, धनायन बनाती है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या सीखा, सामान्यतः जो धातुएं है इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाती है, धनायन का निर्माण करती है। तो पर ऐसे ही सेम चीज बात करते हैं किसके बारे में, हम लोग अधातुओं के बारे में। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, अधातुओं के बारे में। तो ये क्या करती है, तो अधातुएं फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, आपकी प्यारी ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन का एक परमाणु हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ऑक्सीजन परमाणु के लिए क्या सीन होता है भाई, तो हमारे पास में बहुत ही सिंपल सा लॉजिक होता है ऑक्सीजन परमाणु का, और वो होता है कि यार मान लीजिए हमारे पास में ऑक्सीजन के अंतिम मतलब ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक बच्चा होता है 8। अगर जिन बच्चों को परमाणु क्रमांक नहीं पता है बेटा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, परमाणु क्रमांक याद कर लीजिएगा। तो परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा, 8 होता है। यानी कि इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन इसके पास में 8 होगी, एंड प्रोटॉन कितने पाए जाएंगे इसके पास में, वो भी 8 होंगे। तो जब इसका परमाणु आप लोग बनाओगे, तो पहले परमाणु में आप देख सकते हो कि ये आपका नाभिक है, नाभिक में कितने प्रोटॉन, 8 प्लस 8p+। इसके बाद में पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरी कक्षा में कितने रहेंगे, तीसरी कक्षा में कितने रहेंगे, चलो बताओ फटाफट फटाफट फटाफट। अब मैं नहीं बताऊंगी, 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो हम भरेंगे बोहर के परमाणु मॉडल के हिसाब से, 2n² के हिसाब से भरिए, अधिकतम 8, न्यूनतम कुछ भी। ठीक है, तो हमारे पास में पहली कक्षा जो है उसका नाम होता है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। दूसरी कक्षा में बचे कुछ इलेक्ट्रॉन, हमने 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए, बचे कितने, बचे 6। तो 1 2 3 4 5 6, टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब मुझे बताइए कितने
इलेक्ट्रॉनों की कमी है अंतिम कक्षा में। तो आप सभी देख रहे हो ऑक्सीजन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन थे पहली कक्षा, यानी कि हमारे पास में इसको हमने भरा 2,6 के हिसाब से, 2,6 के हिसाब से भरा हम लोगों ने, जबकि 2,8 होना चाहिए। अगर आप देखो वहां पे वो 2,8, 18,32 है। यहाँ पर हम लोगों ने कैसे भरा, यहाँ पर भरा 2,8,2। ये क्या है बेटा, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं, ओके, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, सेम चीज आप लोग यहाँ पर देखो, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आपके ऑक्सीजन परमाणु का। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास में 6 इलेक्ट्रॉन शेष रह गए, और ये 6 इलेक्ट्रॉन शेष रह गए, और हमारे पास में कमी कितने की है, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। समझो इस चीज को, हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी कक्षा को पूर्ण करने के लिए। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, हमें 2 का अभी भी नीड है, 2 जगह खाली है। ठीक है, तो अब क्या करता है बच्चा, मुझे बताओ। ऑक्सीजन परमाणु स्टेबल होना चाहता है, ऑक्सीजन परमाणु अपनी अंतिम कक्षा को स्थायी बनाना चाहता है। तो स्थायी बनाने के लिए उसके पास में 2 ऑप्शन है कि या तो वो 6 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, अंतिम कक्षा में मिनिमम आप कितने रख सकते हो बेटा, अंतिम कक्षा में मिनिमम 0 और मैक्सिमम 8। ये लॉजिक हमेशा याद रखना, मिनिमम 0 मैक्सिमम 8। लेकिन हमारे पास में कितने, हमारे पास में 6 है। तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो 6 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा कर ले। तो अष्टक मतलब भी वही कक्षा जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम लोग अष्टक बोलते हैं। तो भाई होता क्या आपके पास में कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों ने फिलअप किए हैं उसके हिसाब से 2 जगह खाली है, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो इन 2 इलेक्ट्रॉनों को वो त्याग करना आसान समझेगा या ग्रहण करना? तो बेटा बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है भाई, 6 इलेक्ट्रॉन को त्यागना मतलब कि बहुत टेढ़ी खीर है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पर जब वो 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। और जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या बनाएगा, तब ये बनाता है आपके पास में, इसके पास में, अब बताओ मुझे, ऑक्सीजन परमाणु के पास में 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। सो नाउ टेल मी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी बेटा, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिए। तो पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे इसके पास में, 8 थे। इसने कितने ग्रहण किए, इसने ग्रहण किए 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। और बताइए मुझे प्रोटॉन कितने हैं इसके पास में, प्रोटॉन अभी भी 8 ही है। प्रोटॉन अभी भी कितने हैं इसके पास में, 8 ही है। तो प्रोटॉन 8 है, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। अतः इस पे क्या आ गया, 2 ऋण आयन आ गया। और यही होता है बच्चा कि जब धातुएं अधातुएं आपस में मिलती है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन का कोई डोनेशन करेगा या कोई एक्सेप्ट करता है। तो अब यहाँ पर जब बच्चा आपके पास में, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ किसी अदर परमाणु की, ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते बच्चा कैसे हमें पता चलेगा, मैम हम कैसे याद करें। अब ये प्रॉब्लम हमेशा आप लोग फेस करोगे। तो बच्चा अब हम जानते हैं कि कैसे ये लोग संयोजन करेंगे। तो अब रासायनिक संयोजन कैसे होगा, चलिए इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि रासायनिक संयोजन कैसे होगा। ओके, चलिए तो हम लोग बात करेंगे कि रासायनिक संयोजन कैसे होगा इसमें। ठीक है, चलो सो बेसिकली आप लोग देखो हमारे पास में जब रासायनिक संयोजन होता है, तो मैंने अभी मैग्नीशियम का एग्जाम्पल दिया, तो हम लोग मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का आपस में संयोग करते हैं, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन का O परमाणु। तो अब मुझे बताइए मैग्नीशियम के पास में कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, फटाफट बोलो। तो मैग्नीशियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन उसने त्याग दिए थे, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम के पास में कितने अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन आप लोग यहाँ पे दर्शाओगे। तो इसको मैंने इस तरीके से दिखाया, इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये एग्जाम में पूछे तो अब घबराना मत, ये होती है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो ये क्या है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो हम लोगों ने क्या देखा, मैग्नीशियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन थे जिसको वो त्याग कर सकता था, तो हम लोगों ने मैग्नीशियम के सर के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए। ऑक्सीजन कितने परमाणु मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, तो ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है।
तो जब ये दोनों आपस में संयोग करेंगे, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में संयोग करेंगे तो बेटा यहां बन जाता है MgO। तो O के पास में अब कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा? अब देखो, जो हमारे पास में मैग्नीशियम था उसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिए। अब समझो इस चीज को, इस कहानी को समझो कि मैग्नीशियम के पास में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो मैग्नीशियम ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाया, ये पॉजिटिव आयन बनाया। तो मैग्नीशियम ने क्या बनाया बेटा? Mg2+ बनाया। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो मैग्नीशियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब नहीं है, क्या बन गया? Mg2+। और संयोजन किससे हुआ है? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन के पास में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन पहले से थे। इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसके चुराए बेटा? इसने 2 इलेक्ट्रॉन चुराए मैग्नीशियम के। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के आपको दिखाई पड़ रहे हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में हम लोग क्या करते हैं? किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को हम बिंदु या क्रॉस के माध्यम से दर्शाते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में परमाणु के अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को इस पे 2 माइनस आ गया, ठीक है। अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को क्रॉस या डॉट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डॉट के माध्यम से दर्शाया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसे हम लोग कहते हैं। तो आपको अब समझ में आया कि हमारे पास में ऐसे ही जैसे सेम मैंने अभी आपको बताया, इसका हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अनदर एग्जाम्पल हम लोग सोडियम एंड ऑक्सीजन का ले लेते हैं ना, Na2O बनता है। आपको पता है ना, सोडियम ऑक्सीजन मिलकर Na2 बनाते हैं। तो सोडियम ऑक्सीजन से मिलकर, तो सोडियम के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? फटाफट बोलो। सोडियम के अंतिम कक्षा में पाया जाता है 1 इलेक्ट्रॉन, जिसको मैंने लाल रंग के डॉट से दर्शाया है। ऐसे ही हमारे पास में बेटा अगर ऑक्सीजन की मैं बात करती हूँ, ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में 1 2 3 4, इसको मैं कलर चेंज कर देती हूँ। कलर चेंज करने से समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ये आपके पास में कहलाएगी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। सोडियम के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है एंड ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। जब ये आपस में क्या मिलेंगे बेटा? संयोग करते हैं। तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ में संयोग करके बनाता है Na1+ या +1, Na+1। एंड यहां पे कितने सोडियम के परमाणु चाहिए होगा बेटा? 2 सोडियम के परमाणु होते हैं, तो ये बनाएगा Na2O। 2Na, क्योंकि हमको पता है भाई सोडियम 1 ही इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो ऑक्सीजन को संतुष्ट करने के लिए हमें 2 सोडियम के परमाणुओं की आवश्यकता होगी। इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग द रूल। अभी तक के हम लोग केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते थे, तो बैलेंस कैसे करते थे? जैसे मान लो मैंने इसको नॉर्मल इक्वेशन लिखी, तो नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है बेटा? Na+O2 अभिक्रिया करके Na2O बनाती थी, यही होता था। तो हम लोग यहाँ पे 2 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे करते थे, और यहाँ पर मतलब हमारे पास में, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा कि हमारे पास में हम 4 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ करते थे और यहाँ पर हम लोग 2 का मल्टीप्लिकेशन करते थे। तो अगर आप उससे कंपैरिजन करो तो हमारे पास में भी सेम चीज हो रही है। यहाँ पर हमारे पास में भी सेम चीज हो रही है। यहाँ पर आप लोग 4 का मल्टीप्लिकेशन करिए ना, तो हमारे पास में हम लोग यहाँ पे 4Na लिखेंगे। तो ऑक्सीजन हमारे पास में कितनी होती है बेटा? 2 होती है, बेसिकली O2 ऐसे होती है। तो हमारे पास में टोटल हमको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, बैलेंस तो ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पर Na2 हो गया, और ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन चुरा लिए बेटा? ऑक्सीजन के पास में पहले से 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसने कितने इलेक्ट्रॉन चुराए? सोडियम के बेटा इसने टोटल 4 सोडियम परमाणु टोटल 4 इलेक्ट्रॉन चुराए हैं। तो ये बेटा ऑक्सीजन ने ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन चुरा करके
लिखे हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हो। तो ये बन गया Na2O, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये हमारे पास में बैलेंस केमिकल इक्वेशन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के रूप में। देखो क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ये नॉर्मल इक्वेशन है, ये नॉर्मल इक्वेशन है। अब इसको हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के रूप में लिख दिया। ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ये हमेशा O2 के रूप में लिखी जाती है। सोडियम के पास में एक ही इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए है, ठीक है। तो जब इन दोनों ने संयोग किया तो Na+1 बना और O2 2 नेगेटिव था, ठीक है। गॉट इट। इतनी सी कहानी होती है। तो जब भी ऐसा कुछ आपको दिखे तो हमेशा याद रखना है, इस तरीके से आप लोगों को बनाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास में सोडियम, मैग्नीशियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, ठीक है। तो आप लोग देखो यहाँ पर हमारे पास में इस प्रकार से Mg2+ बना, Cl2 बना नेगेटिव में, आप लोग देख सकते हो बच्चा। तो इस तरीके से क्या बनता है आपके पास में, आपको लिखना है, समझाना है कि कैसे हमारे पास में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से कोई भी आयन का निर्माण होता है, बरोबर। ओके, वेरी गुड। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है। हाँ, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग कैसे किसी भी परमाणु का आयन याद रख सकते हो। तो ये बेटा संयोजकता है किसी भी परमाणु की। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि किसकी संयोजकता 1 है। ये हमारे पास में बहुपरमाणविक आयन है। परमाणु क्रमांक याद कर लेना अगर किसी को दिक्कत होती है तो, ठीक है। मैंने आपको पिछली बार होमवर्क दिया था कि अब आप लोगों को बेटा रासायनिक सूत्र का निर्माण करना है। तो रासायनिक सूत्र कैसे निर्माण करे जाते हैं बेटा, तो रासायनिक सूत्र का निर्माण करने के लिए आपको एक ही काम करना है। मान लीजिए आपके पास में आपको संयोजकता पता है, तो A की संयोजकता कितनी होती है, मान लीजिए X+ है, B की कितनी है, Y नेगेटिव है। अगर आपके पास में ये संयोजकता फॉलो करते हैं तो आपको X को B के पेंदे पे, Y को A के पेंदे पे, और यहाँ पे आप लोगों को बिना चिन्ह के A Y B X यौगिक प्राप्त हो गया। बरोबर, सिंपल है ना, इजी है ना। चलिए, एक और चीज जो मेरे को आपको बतानी है और वो ये है हमारे पास में कि मैम हम कैसे, एग्जाम्पल बता देती हूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 2-4 ठो। तो एग्जाम्पल के लिए आपके पास में जैसे मैंने बोला मैग्नीशियम परमाणु है, मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है बेटा, +2 होती है। ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव होती है। तो आपने 2 को इसके बटे पे और ऋण 2 को इसके पेंदे पे बिना चिन्ह के पहुंचाना है। तो आपके पास में क्या बन गया, Mg2O2। चूंकि Mg2O2 है तो 2 का भाग लगा दीजिए आप, तो आपके पास में बन जाएगा सरल सूत्र MgO। तो ये बन गया MgO का यौगिक। सेम टू सेम आप देख लीजिए, Na के ऊपर होता है +1, ऑक्सीजन पे होता है बेटा -2 या 2 नेगेटिव। इसको आप लोगों ने इसके पेंदे पे पहुंचाया, इसको आपने इसके पेंदे पे पहुंचाया, क्या बन गया आपके पास में Na2O। दिस इज योर सोडियम ऑक्साइड। सेम टू सेम फॉर लाइक आपके पास में हम लोग बात कर लेते हैं कैल्शियम या कॉपर। कॉपर के ऊपर होता है +1, ठीक है। कॉपर जब मान लीजिए किसी अन्य मेटल के साथ में रिएक्शन करता है लाइक ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा आपके पास में +1 भी होता है। कॉपर जो है वो 2 तरीके से, कॉपर एक ट्रांजिशन मेटल होती है, ये वो मेटल्स होती है, वो धातु है जो अपनी संयोजकता बदल सकती है। तो कॉपर की संयोजकता कभी कभी 1 होती है, कभी कभी संयोजकता इसकी 2 भी होती है। तो आपको इसको ध्यान रखना है। तो कॉपर कभी +1 कभी +2 शो करता है, तो यहाँ पर अभी +2 शो करेगा, तो यहाँ पे बन जाता है CuO। सेम चीज बच्चा आप लोग और बहुत सारे बना सकते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल नाइट्रिक एसिड H+1 होता है, NO3 क्या होता है बच्चा, नेगेटिव होता है। ये दोनों मिलेंगे तो बनाते हैं HNO3। तो ये कैसे बना, ये सब कुछ बनता है बिकॉज ऑफ योर संयोजकता, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं हम लोग आगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने और एग्जाम्पल देखने हैं, तो आप लोग और बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो, लाइक मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन। आप लोग सेम फॉर्मूला ट्राई कीजिए एंड आपको क्या मिल जाएगा, बहुत सारे रासायनिक सूत्रों का निर्माण हो जाएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए इनसे मिलाकर के 25 रासायनिक सूत्रों का निर्माण खुद से कीजिए एंड मुझे बताइए कि बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे। ओके, दैट्स इट बच्चों। फिर ये था हमारा आयनिक यौगिक। आई होप कि आपको कुछ डाउट नहीं रहा होगा। तो बेटा आयनिक यौगिकों के बचे हुए गुणधर्म, गुणधर्म मतलब कि इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो आयनिक यौगिक फॉर एग्जाम्पल धातु अधातु से मिलकर बने हुए, तो NaCl नमक, LiCl लिथियम क्लोराइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। तो इनकी सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। ये कैसे होते हैं बेटा, इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं,
दूसरी चीज जो आपको लिखनी है वो क्या हो जाएगी कि गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, यह सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक क्यों है? क्योंकि बच्चा आपके पास में यह आयन मुक्त नहीं करते, ठीक है, परंतु जलीय विलयन की, परंतु जलीय विलयन में अगर आप इनको पानी में घोल दोगे तो जलीय विलयन में क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है। तो ये इनके क्या है बेटा? गुणधर्म है, जो कि आपको पते होने चाहिए। तो आप देख सकते हो बेटा कितना गलनांक देखो कितना है, 1074 केल्विन। इसमें से 300 बेटा इसमें से 273 घटा दीजिए, आपको डिग्री सेल्सियस, तो अप्रोक्सीमेट ये 700 समथिंग कुछ इसका ना वैल्यू होगा। तो लगभग 700 डिग्री सेल्सियस पर नमक जो है वो पिघलता है। और यहाँ पर बेटा इसका क्वथनांक यानी नमक को भाप में बदलना है, तो भाई 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी भाप में बदल जाता है। अब सोचिए कि इनका कितना ज्यादा है, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 बेटा डिग्री सेल्सियस आप लोग बोल सकते हो उसको। तो 300 एंड कितना 373 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन ताप पर जो जल है वो पानी में बदल जाता है। तो आप लोग सोचिए कितना ज्यादा टेम्परेचर है ये। तो इन टेम्परेचर पे बेटा ये पिघलते हैं और भाप में बदलते हैं। तो ये हाईएस्ट हम कह सकते हैं गलनांक और क्वथनांक होता है। गलनांक मतलब कि जिस पर वो पिघलते हैं, द्रव रूप में बदल जाते हैं। क्वथनांक मतलब जिसमें वो भाप रूप में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। भौतिक प्रकृति कैसी होती है? ये बहुत ही मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस रूप में कठोर होते हैं। ये सामान्यतः भंगुर होते हैं, दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है? बहुत ज्यादा होता है। घुलनशीलता होती है, विद्युत के जो भी आयंस होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं पानी के अंदर जाने पर। तो ये थे बच्चा आपके पास में आयंस। विद्युत चालकता हम लोग बढ़ चुके हैं, दैट्स इट बच्चा। तो ये आपके पास में था कि अगर आप लोग किसी भी जल के अंदर नमक को घोलोगे, आप किसी भी टाइप के आयनिक यौगिक जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इन सबको घोलते हो तो पानी के अंदर आयंस बन जाते हैं और ये विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। दैट्स इट बच्चा, ये था आपके पास में आयनिक यौगिक। थैंक यू सो मच। और डिटेल लेक्चर बेटा कुछ भी डाउट रहे तो नेक्स्ट क्लास में हमारे पास में नेक्स्ट क्लास होगी हमारी सीधा फ्राइडे, ठीक है। क्योंकि अभी मैं लाइव तो नहीं लूंगी, अभी जो भी आएगा रिकॉर्डेड आएगा। इसके बाद जो आपको लेक्चर मिलेगा वो रहेगा 40 मिनट में 40 क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिक्स। आई होप कि आप लोग उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। दैट्स इट बच्चा, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।